हाय दिस इज दीप एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद दीप सर। तो दीप सर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब शर्तात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें क्या मिलती है, हमें शर्त मिलती है। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर कंडीशनल सेंटेंस पे आप वीडियो बना दीजिए। तो आखिरकार मैंने वीडियो बना दी है, अपलोड कर दिया है। तो दिवाली का त्यौहार आपने अच्छी तरह से मनाया होगा, बिल्कुल मनाना भी चाहिए। तो आप अब देखते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसा आप सभी जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो हमको बताया गया है कि वो सेंटेंसेस जो इफ से जुड़े होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ वही वाक्य जो इफ से जुड़े होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होते हैं। क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है यदि इफ से जुड़ा वाक्य है तो वो कंडीशनल है। हाँ है, कंडीशनल सेंटेंसेस है इफ से जुड़ा हुआ है तो, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड और भी होते हैं जिनसे कंडीशनल सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस in which one part of the sentence is dependent on the other part। अर्थात कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिनमें वन पार्ट, एक जो भाग होता है ऑफ सेंटेंस किसका, एक सेंटेंस का, इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। वो क्या होता है, दूसरे भाग पर क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है। तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस में सहायता करते हैं बनाने में। तो कंडीशनल वर्ड देखें हम तो इफ है, आप सभी जानते हो बिल्कुल। इसके बाद इन केस आता है, एक आता है व्हेन। फिर देखें तो अनलेस भी है, प्रोवाइडेड दैट भी है, एज लॉन्ग एज भी है, सो लॉन्ग एज। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे क्या बनता है, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे पहला वाक्य हमारा किससे जुड़ा है, इफ से जुड़ा हुआ वाक्य है। इफ ही कम्स, यदि वो आता है, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। दो तीन तरीके से हम बोल सकते हैं वाक्य को, यदि वो आता है तो मैं जाऊंगा, या फिर वो यदि आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, यदि वो आया तो मैं जाऊंगा, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। फिर सेम देखें अनलेस। अब इफ और अनलेस में फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है, वो इतना है कि अनलेस जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। इसके लिए नॉट की अलग से आवश्यकता होती नहीं है वाक्य में, ये खुद ही नेगेटिव अर्थ प्रदान करता है। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसमें हमें नॉट की आवश्यकता होती है। अनलेस ही कम्स, जब तक वो नहीं आएगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो ध्यान रखें, इफ और अनलेस में फर्क इतना ही है, बस इसमें नेगेटिव पार्ट होता है जो दूसरा वाला होता है। या तो आपको नॉट मिलेगा, या हो सकता है आपको कोई नेगेटिव वर्ड मिल जाए जो वर्ड ही अपने आप में नकारात्मक मीनिंग रखता हो। फिर देखें इन केस, ये हमारा अगला है वर्ड इन केस। मतलब वही होता है इनका यदि अगर। ये जो कंडीशनल वर्ड हैं इनके मतलब क्या होते हैं, या तो यदि या तो अगर। इन केस इट रेन्स, इसका मतलब क्या है, यदि बारिश होती है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं क्या ले लूंगा, एक छाता ले लूंगा अपने साथ। क्या ले लूंगा, छाता ले लूंगा। कब, यदि वर्षा हुई तो। व्हेन ही कम्स, यदि वो आता है, आई विल टेक हिम टू डॉक्टर, तो मैं उससे लेकर कहां जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। मतलब मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो ध्यान रखें, व्हेन भी हमारा जो वर्ड है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल वर्ड के रूप में काम करता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि सिर्फ इफ ही वो वर्ड नहीं है जो कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने में भूमिका निभाता है। नहीं, कुछ और वर्ड भी हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने में काम आते हैं, जिनको हम कंडीशनल वर्ड बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वैसे बाय द वे कंडीशनल सेंटेंसेस समझो आप क्या चीज है। उसमें क्या होगा, ये मान लो आपका एक सेंटेंस है, यहां पे ये आपका क्या है, सेंटेंस है, और यहां पे आपका ये दूसरा सेंटेंस है।
तो उसमें क्या होगा, एक सेंटेंस में क्या होगी, आपकी कंडीशन दी हुई होगी, कोई शर्त होगी, और वही शर्त अगला आपका ये यहाँ पर जो पार्ट है उसमें उसका रिजल्ट होगा। यहाँ पर शर्त होगी, वहां पे रिजल्ट, मतलब कंडीशन यहाँ होगी, रिजल्ट यहाँ पे होगा। अब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई होंगी एक कंडीशनल वर्ड से, वो मैंने बता चुका हूं, ये कंडीशनल वर्ड है आपके लिए। तो देखें जैसे यहाँ है, तो यहाँ देखें ये शर्त है, ही कम्स, यदि वो आएगा, ये क्या है, शर्त है, यदि वो आएगा आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। यहां पर जो कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, यहां पर तो हम देन का प्रयोग भी यूज में लेते हैं, देन का यूज भी कर देते हैं, देन जिसका मतलब होता है तब। इफ ही कम्स, यदि वो आता है, या फिर तो मैं जाऊंगा, तो भी बोल देते हैं इसको, तब भी बोल देते हैं। फिर इसमें देखें इन केस इट रेन्स, यदि बारिश होती है, शर्त क्या है, बारिश का होना, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो रिजल्ट क्या होगा इसका परिणाम, मैं छाता लूंगा। व्हेन इट कम्स, जब वो आएगा, व्हेन इट कम्स, जब वो आएगा या जब वो आता है या यदि वो आता है, आई विल टेक हिम टू डॉक्टर, तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सर ये रही आपकी ही कम्स, यदि वो आता है, तो ये रिजल्ट होगा कि मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास में पहुंच जाऊंगा। तो यहां तक ये सभी आपके क्या है, कंडीशनल वर्ड हैं। इनसे जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो ये यहां पर आपका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अब हम अपना पहला कंडीशनल वर्ड है इफ, इसके बारे में खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखेंगे हम इफ वाले सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, सीएस का मतलब क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इफ की कितनी टाइप्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनने की, वो देखते हैं। तो कुल मिला के तो हैं इसकी 4 टाइप, जिसको हम बताते हैं जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो सेपरेट किया गया है इस तरीके से। तो यहां देखें इफ वाले जो भी वाक्य हैं वो इस प्रकार से आते हैं। तो जो जीरो टाइप है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है, उसमें क्या होता है कि इफ से जुड़े हुए 2 वाक्य होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। एक में क्या होती है कंडीशन और दूसरे में होता है रिजल्ट। तो इसमें क्या होगा, या तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा इधर, या फिर सिंपल प्रेजेंट मिलेगा। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट मतलब इज एम आर, यदि आपको वाक्य में इज एम आर मिल जाए उसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट। या फिर सिंपल प्रेजेंट को हम ये भी कह सकते हैं डू डज, या फिर एम बी फर्स्ट में एस या एस, या फिर इज एम आर, हैज, हैव, ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। और इधर साइड में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट ही मिलेगा। तो इन दोनों में, यहाँ दोनों जो भाग हैं तो सेम चीज मिलेगी, या तो सिंपल प्रेजेंट है उधर भी सिंपल प्रेजेंट मिलेगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, या फिर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है उधर सिंपल मिल जाए, इधर सिंपल है उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए। तो ये इस प्रकार से। दूसरी जो है फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। तो उसमें क्या है, इधर आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब एम बी फर्स्ट, उसमें एस या यस का प्रयोग, या फिर सिंपल प्रेजेंट अभी बताया है इज एम आर, उधर आपको विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। तीसरा देखें जिसको हम सेकंड कंडीशनल बोलते हैं, इफ से जुड़ा हुआ ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या होगा, एम बी टू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। या फिर सिंपल पास्ट मतलब क्या होता है, वाज या वर। आपको ध्यान रखना है सिंपल पास्ट में वाज वर आता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वर का यूज ही करना होता है, वाज हम नहीं लगाते हैं। चाहे सब्जेक्ट कोई भी आए, वर का ही प्रयोग किया जाता है। और उधर होगा वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो तीसरा है आपका चौथा, थर्ड कंडीशनल बोलते हैं, जिसको इफ से जुड़ा आता है। इसमें इधर आपको मिलने वाला है पास्ट परफेक्ट, अर्थात हैड प्लस एम बी थर्ड, और उधर मिलने वाला है वुड हैव प्लस एम बी थर्ड। तो करना कैसे होता है, 2 सेंटेंसेस आते हैं और उनको आपस में जोड़ना होता है। तो आपको ध्यान रहे कि इफ को हम कौन से भाग से जोड़ना है, कि या तो सिंपल प्रेजेंट मिल जाए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हो, या फिर पास्ट
परफेक्ट हो। और बाद वाले भाग में क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट या फिर विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म या वुड के साथ में या फिर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इस प्रकार से इनको बताया गया है। या फिर आपको रिक्त स्थान के जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिक्त स्थान देकर, वो हम आगे बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन सबको नोट डाउन कीजिए। पढ़ने वाले हैं जीरो कंडीशनल, जो पहले टाइप बताई है इफ की, जीरो कंडीशनल। उसमें क्या होता है, इफ से जुड़े हुए दो वाक्य होंगे, वो मैंने बताया ही आपको। एक में होगा, एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपको बता चुका हूं क्या होता है, एसएमआर। दूसरे भाग में क्या होने वाला है, सिंपल प्रेजेंट ही होने वाला है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होने वाला है। अब ये जो दूसरा भाग है उसमें क्या क्या और हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ सकता है, कोई हैबिट आ सकती है, फैक्ट हो सकता है, या इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, जनरल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, वो भी आ सकता है इसमें। तो जैसे वाक्यों के जरिए हम देखते हैं, इफ वी फ्रीज वाटर, यदि हम पानी को क्या करते हैं, जमाते हैं, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, आप इसको जनरल फैक्ट या जनरल ट्रूथ बोल सकते हैं। फिर यहां देखें, इफ आई ईट स्पाइसी फूड, यदि मैं स्पाइसी फूड खाता हूं, स्पाइसी क्या होता है, मसालेदार, तो यदि मैं मसालेदार भोजन करता हूं, आई गेट अ स्टमक एक, तो मेरे पेट में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। भाई एक का मतलब दर्द हो जाना, तो पेट में दर्द हो जाता है। इफ ही कम्स, यदि वो आता है, टेल हिम टू वेट, तो उससे इंतजार करने के लिए कहना। तो यहां देखिए, यहां से यहां वाला जो वाक्य है वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज हुआ है यहाँ पे, इंपरेटिव सेंटेंस का। ई कम्स, यदि वो आता है तो उसे इंतजार करने के लिए कहो। इफ यू वांट टू स्टे फिट, यदि आप चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, यू हैव टू एक्सरसाइज डेली, तो आपको रोजाना क्या करना है, व्यायाम करना है। तो आप इस भाग को देखें तो वो क्या है, आपके हैबिट्स की बात हो रही है। व्हेन, या देखो इफ को हटाकर हमने यूज क्या ले लिया, व्हेन, ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस का कंडीशनल वर्ड होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो व्हेन बेबीज आर हंग्री, जब बच्चे कैसे होते हैं, भूखे होते हैं, दे क्राई, तो वो क्या करते हैं, रोते हैं। क्राई और वीप, एक वीप वर्ड होता है, क्राई होता है। क्राई मतलब बच्चों के लिए होता है, वीप मतलब बड़ों के लिए होता है। जब कोई शोर करते हुए, बहुत ज्यादा आवाज करते हुए रोता है तो उसको क्राई बोलते हैं, जैसे कि बच्चे रोते हैं। और एक होता है वीप, जो बड़े रोते हैं चुप चुप के, वही आप समझ जाओ कैसे रोते हैं बड़े। तो ये बताया मैंने, अब आप समझ रहे होंगे इफ वाले एक पार्ट में क्या आना है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है, दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन वो इस रूप में, इस फॉर्म में हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हैबिट हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, जैसा कि इन भागों में है। यहाँ पे ये जो भाग है ये रहे आपके, ये तो ये क्या है, इसी प्रकार के हैं, इनमें से ही है जो ये मैंने आपको बताया है, वो जनरल ट्रुथ पर ही आधारित है। तो ये होता है हमारा जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशनल का मतलब क्या होता है, उसमें जो कंडीशनल होगी वो 100% होगी ही होगी। शर्त पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जीरो कंडीशनल वो सेंटेंस होते हैं जिसमें शर्त को पूरा होना ही पड़ता है। जैसे अब आप यहां देख लो, पानी को यदि आप जमाते हो तो क्या है, वो सॉलिड बनता ही बनता है, 100% श्योर बात है। बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोते ही रोते हैं, ये भी क्या 100% श्योर है। आप यदि फिट रहना चाहते हो तो बिल्कुल आपको रोजाना व्यायाम करना ही करना है। तो समझ रहे हो, कंडीशनल क्या होता है, उनमें शर्त रखो, वो फुलफिल हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बात होती है कंडीशन में। लेकिन जो जीरो कंडीशन के सेंटेंसेस होते हैं उनको पूरा होना ही होता है, ये उनकी बाध्यता होती है, उनको फोर्स किया जाता है इस बात के लिए, तभी उनको क्या कहते हैं, हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं। वैसे ये जो आपके इफ वाले वाक्य चल रहे हैं ये सभी किस में आते हैं, क्लॉजों में भी आते हैं, क्योंकि क्लॉज तो ये हैं, क्लॉज तो है, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज उधर है, दोनों पार्ट जो भाग अलग अलग वो दोनों ही क्या है, क्लॉज है। और इस क्लॉज को हम कहां पढ़ते हैं, एडवर्बियल क्लॉज के अंतर्गत पढ़े जाते हैं।
एडवर्बियल कंडीशन क्लॉज जो होते हैं उनके अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है, क्लॉजों में भी काम आने वाला है और यहाँ पर अलग से पढ़ना ये भी काम आने वाला है। तो तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, कोई भी समस्या है तो तुरंत बताइए कमेंट करके। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशनल, जिनको हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी काम की होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, मतलब संभावना, वो 90% तक होती है। मतलब यदि कोई शर्त रखी गई है तो उसके 90% चांस है कि वो फुलफिल हो जाए, मतलब पूर्ण हो जाए। उसमें 100% थे, जीरो कंडीशनल जो था उसमें 100% चांस था कि होना ही होना है। यदि कोई कंडीशन है तो वो कंप्लीट होनी ही होनी है। इसमें 90% तक चांस है कि जो आपने शर्त रखी वो 90% तक क्या होगी, पूरी होगी। जैसे देखें, इसमें क्या होगा, इफ से जुड़े दो पार्ट होते हैं, वो मैंने बता ही दिया है। एक पार्ट में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, एमबी फर्स्ट होगी, या फिर हो सकता है एमबी फर्स्ट में एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग हो, या फिर हो सकता है वो नेगेटिव वाक्य है तो डू, डज प्लस एमबी फर्स्ट का प्रयोग हो। दूसरी साइड में देखें तो दूसरी साइड में क्या होगा, या तो विल होगा या कैन होगा या मे या शुड के साथ में एमबी फर्स्ट। आपको जो फोकस रखना है वो सिर्फ विल पे रखना है, क्योंकि आज की इंग्लिश में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ज्यादा फोकस किस पे है, विल पे है। अर्थ के अनुसार ये बदलते रहते हैं, बाकी हम किसी भी सेंटेंस में विल लगा दें तब भी वाक्य ठीक ही होते हैं। वाक्यों के जरिए पढ़ें, देखें, इफ योर पेरेंट्स कॉल यू, यदि तुम्हारे माता पिता तुमको बुलाते हैं, यू शुड गो, तो तुम्हें जाना चाहिए। यदि हम यहां लगा दें विल, तुम जाओगे, तो यहां शुड लगाया। अगर आपके लिए ये मान लो रिक्त स्थान के रूप में होता तो क्या होता, हो सकता है या तो यहां पर आपके लिए क्या आता, ब्लैंक स्पेस आता, या फिर हो सकता है यहां गो के स्थान पर आपको ब्लैंक स्पेस आता और ब्रैकेट में दिया हुआ एक वर्ड आता, वो आपको इसमें भरना होता है। यदि आप पहचान जाते हैं, इफ से जुड़ा वाक्य है, एक साइड में क्या है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरी साइड में शुड दे रखा है या नहीं दे रखा है, वो आपको अपने अनुसार भरना है, देखना है। या तो कॉल देगा या लिखा हुआ है तो आप विल गो भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इधर शुड दे दिया तो आपको कॉल भरना है। फिर देखें, विल से जुड़ा दूसरा वाक्य है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड। सक्सीड मतलब क्या होता है, सफल होना। सक्सीड एक वर्ब है और सक्सेस क्या है, नाउन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सक्सेस लिख देते थे, एचवी के बाद में क्या करते हैं, सक्सेस लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सक्सेस एक नाउन है, न कि एक वर्ब है। तो सक्सीड एमबी है, जिसका मतलब होता है सफल होना। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो यू विल सक्सीड, तो आप क्या हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। अब देखो, वाक्य घुमा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वाक्य घुमा दिया, कोई समस्या नहीं। इफ यहाँ पहले दिया था, यहाँ बीच में दिया है, हमको बस ध्यान यही रखना है, इफ के बाद में आना क्या चाहिए। यदि ओपन कंडीशन वाले वाक्य चल रहे हैं तो निश्चित है इसके बाद वाला जो भाग है उसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव वाक्य है, और यहाँ विल आया है। मतलब वही है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली, यदि तुमने उचित रूप से पढ़ाई नहीं की। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इस भाग को हटा के इस क्लॉज को हम उधर भी रख सकते हैं, उधर साइड में। तब क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली यू विल फेल। कोई दिक्कत नहीं, वाक्य आगे पीछे हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। फिर देखें, इफ यू वॉक स्लो, यदि आप धीरे धीरे चलते हो, यू मे बी लेट, तो आप लेट हो सकते हो, आपको देर हो सकती है। आप यहाँ मे बी के स्थान पे विल का यूज भी कर सकते हो। इफ यू वॉक स्लो, यदि आप धीरे धीरे चलोगे तो क्या हो जाएगा, आप लेट हो जाओगे। तो ये आपकी क्या है, ओपन कंडीशन है। फिर बताता हूं एक बार, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें पॉसिबिलिटी किसी भी काम को होने की 100% तक होती है। इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना किसी भी काम को होने की, वो 90% तक होती है। इसमें काम का 90% तक होना लाजमी है। जैसे भाई तुम्हारे माता पिता बुलाते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, 90% अगर जाना चाहिए तुम्हें, तुम कार्य करोगे तो 90% तक चांस होते हैं कि आप उसमें सफल हो जाओगे।
यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल चांस है आप फेल हो जाओगे। यदि आप जल्दी जल्दी नहीं चले, धीरे धीरे ही चलते हो, तो निश्चित है आप लेट हो जाओगे। 90% तक चांस है कि आपकी ये पूरी हो, बाकी 10% ऐसा होता है कि वो कामना आपकी इसमें जो बताई गई है पॉसिबिलिटी वो पूरी ना हो। बिल्कुल इसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट कंडीशनल है, इसके बाद में सेकंड कंडीशनल है वो पढ़ते हैं आगे। अभी इसको आप नोट डाउन कीजिए। इफ की सेकंड कंडीशनल वाले सेंटेंस जिनको हम अनरियल पास्ट या फिर हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी काम को होने की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए इनको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। अनरियल पास्ट मतलब अवास्तविक भूतकाल, इसमें वास्तविकता होती नहीं है, ना के बराबर वास्तविकता होती है, इसलिए हाइपोथेटिकल होते हैं। यहाँ पर इनको इमेजिनरी सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, जिनको काल्पनिक कहते हैं। सिर्फ कल्पना में होता है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देखते हैं, इफ वाले सेंटेंस एक तरफ क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, एवं दूसरी तरफ क्या होने वाला है, वुड या कुड में से कोई एक और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें पास्ट इंडेफिनिट के साथ सिंपल पास्ट भी आता है। सिंपल पास्ट मैंने आपको बता दिया है, या तो वाज या तो वर। अब आपको ध्यान रखना है, वाज वर में से आपको नोट डाल के बताया भी है, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज ही करना है। सब्जेक्ट कैसा भी हो, आपको लगे कि यहाँ वाज आएगा, नहीं आना है, वहां पर सिर्फ वर ही आना है, वर का यूज ही होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनरियल पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आना है, इससे जुड़ा हमारा वाक्य है, ये ब्लैंक स्पेस है, और फिर यहां देखना है कि वुड के साथ में क्या आया है, हेल्प एम बी फर्स्ट आई है। हमको पता चलेगा वुड के साथ में हेम बी फर्स्ट मतलब अनरियल पास्ट से है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो क्या आना चाहिए, एम बी हमको दे रखी है बी, क्या देगा, बी फॉर्म। बी फॉर्म हम जानते हैं, बी फॉर्म होती है एज एम आर, वाज और वर। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट चलेगा नहीं, पास्ट चाहिए, तो पास्ट में क्या होता है, वाज और वर। और मैंने अभी बताया नोट के अनुसार, तुमको वर नहीं लगाना है, वो वाज नहीं लगाना है, केवल किसका प्रयोग करना है, वर का यूज करना है। यदि हम सेंटेंसों में पढ़ते, कंडीशनल को हटा दे, सिर्फ सेंटेंसों में पढ़े तो आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, आई के साथ किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। ऐसे ही यहां देखें, एफ से जुड़ा वाक्य है, वर आ गया। अब इधर ये ब्लैंक स्पेस है, तो तुरंत पता है या तो वुड आएगा या कुड। आपको क्या है, वुड वरना है, इसके साथ में एम बी फर्स्ट फ्लाई, ये हो गया। फिर यहां देखें, एफ सी ब्लैंक स्पेस, लेकिन वुड प्लस एम बी फर्स्ट आया है, तो एम बी टू वर्कड होगा, वर्क। अब यहां देखें, हेड। अब ये हेड आप देखें तो हेड के बाद में एम बी नहीं आई है, इसलिए हम इसको एच भी नहीं बोल सकते। ये क्या है, एम बी है, और एम बी किसकी है, हैव की। हैव की सेकंड फॉर्म है हेड, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होती है हैव की वो होती है हैज और हैव। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। लेकिन यहां हेड आया है, मतलब ये एम बी टू के रूप में आया है। किसके रूप में है, ये एम बी टू के रूप में है, क्योंकि इसकी हैज हैव एम बी टू होती है हेड, और एम बी थर्ड भी होती है हैव। तो यहां पर वुड परचेज। अब देख लेते हैं अनरियल पास्ट कैसे है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब मैं तुम होता, आई वुड हेल्प हर, तो मैं उसकी सहायता करता। अर्थात यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सहायता करता, मतलब ना तो मैं तुम्हारी जगह था और ना मैंने उसकी सहायता की। फिर देखें, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। यदि मैं एक पक्षी होता, ना तो मैं पक्षी हूं और ना ही मैं आकाश में उड़ सकता हूं। तो ये कैसी है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अनरियल पास्ट है, बिल्कुल अवास्तविक क्या है, भूतकाल है। इसमें किसी भी काम को होने की संभावना बताया था मैंने, 0% होती है, हो ही नहीं सकता है वो काम। फिर देखें, इफ शी वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन काम करती, शी वुड पास, तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। मतलब कठिन, हार्ड वर्क से मतलब क्या है, पढ़ाई में। यदि वो पढ़ाई में क्या करती, हार्ड वर्क करती, तो क्या हो जाती, वो पास हो जाती। मतलब ना तो उसने हार्ड वर्क किया और ना वो पास हुई, वो क्या हो गई, फेल हो गई। तो देखें, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, यदि मेरे पास धन होता, आई वुड परचेज अ कार, तो मैं क्या खरीदता, एक कार खरीद लेता। मतलब ना तो मेरे पास धन है
धन था और न ही मैंने गाड़ी खरीदी। तो इसकी संभावना नामात्र की ये थोड़ी सी है कि हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन जो ऊपर के जितने वाक्य उनमें ना के बराबर संभावना है काम होने की। इसलिए इसको बोलते हैं हम अनरियल पास्ट या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंस या फिर इमेजिनरी सेंटेंसेस, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना में होता है, वास्तविक जिंदगी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। 0 पढ़ ली है हमने, फर्स्ट पढ़ ली है और ये सेकंड कंडीशन भी अब पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं हम तीसरी कंडीशन की ओर। उससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तीसरी और लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशनल, इनको क्लोज कंडीशन भी बोल देते हैं। क्लोज मतलब बंद, बंद का मतलब इसमें 0% पॉसिबिलिटी है किसी भी काम को होने की। क्यों है वो बताते हैं अभी। इफ से जुड़े 2 वाक्य आएंगे जिनमें पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होने से मतलब है हैड प्लस एम बी थर्ड का यूज एक तरफ, दूसरी तरफ देखें तो वुड या कुड में से कोई एक मिलेगा, उसके साथ में हैड प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग होना ही होना है। आपको ज्यादा फोकस किस पे रखना है? वुड पे। आपको चाहे वो फर्स्ट कंडीशन हो, चाहे वो सेकंड कंडीशन हो, चाहे वो थर्ड कंडीशन हो, आपको यदि इधर की साइड में कुछ करना है तो आपको विल वुड पर ही क्या करना है? फोकस रखना है, उनका ही यूज आपको सेंटेंस में करना है। अब देखते हैं पहला वाक्य। इफ यू हैड वर्क हार्ड, हेड के साथ में थर्ड, हेड के साथ में थर्ड, तो इधर क्या आना चाहिए? मैंने भी बताया आपको वुड पर फोकस रखना है। वुड है आ गया। थर्ड एमबी पास्ट की क्या होगी? पास्ट। तो वाक्य हुआ इफ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत कर ली होती, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो तुमने एग्जाम पास कर लिया होता। अर्थात ना तो तुमने कठिन मेहनत की पढ़ने में और ना ही तुम पे एग्जाम पास हुआ। तो वो पास्ट में पास्ट की बात हुई। एक तो होता है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट में भी और ज्यादा पास्ट, जो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यदि तुमने ऐसा किया होता तो ये हो गया होता। ठीक है, तुमने कठिन मेहनत कर ली होती तो तुम पास हो गए होते। फिर दूसरा देखते हैं इफ वाला वाक्य। यहाँ ब्लैंक स्पेस है, इधर देखें तो वुड के साथ में हैव प्लस एम बी थर्ड, समझ में आ गया। हेड प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग करना है। हेड और नो की थर्ड फॉर्म होगी नॉन। इफ आई हैड नोन हर एड्रेस, यदि मुझे उसका, किसका? इस लड़की का एड्रेस पता होता, एड्रेस का मालूम होता, एड्रेस मतलब पता मालूम होता, तो आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैंने तुमको बता दिया होता। यदि मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुमको पहले ही बता देता। मतलब ना तो मुझे पता था और ना ही मैंने तुमको बताया। फिर अगला देखते हैं इससे जुड़ा वाक्य। आई हैड, देखो 2 बार आया हैड। तो मैंने पहले बताया एक बार आपको कि हेड एमबी के रूप में काम आता है और एक हेड एचबी के रूप में। तो यहाँ पहला देखें तो ये है एचबी के रूप में और यहाँ देखें तो ये है एक एमबी थर्ड के रूप में। पहले बताया है हैव की 3 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है हैज और हैव, दूसरी होती है हैड और तीसरी भी होती है हैड। तो ये क्या है? हैव की फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गोन, गो की होती है, कम, केम, कम की होती है। उस प्रकार हैव की 3 फॉर्म होती है। एक तो हैज हैव जो प्रेजेंट में चलती है, हैड पास्ट इंडेफिनिट में चलती है एमबी 2 के रूप में, और हैड एमबी थर्ड के रूप में चलती है। तो हैज हैव जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, सी, इट, तो हैज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो आएगी दे, यू, तो हैव का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हैड प्लस एमबी थर्ड आया है, हैड प्लस एमबी थर्ड, तो उधर वुड हैव आएगा। तो वुड हैव डन, मतलब इफ आई हैड द मनी, यदि मेरे पास धन हुआ होता पहले, तो आई वुड हैव डन समथिंग, तो मैंने कुछ कर दिया होता। मतलब मैं कुछ कर चुका होता। यदि मेरे पास धन हुआ होता तो मैं कुछ कर चुका होता, ना तो मेरे पास धन था और न ही मैंने कुछ किया। समझ रहे हो? पास्ट में और पास्ट। तो ये हमारी है थर्ड कंडीशन। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट शुरुआत की थी हमने 0 कंडीशन से। पहले 0 कंडीशन देखी, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद सेकंड, और ये लास्ट थर्ड कंडीशन। आपके क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं, या तो 2 वाक्य देख के जुड़वा लेते हैं, उन दोनों को कंबाइन करवा लेते हैं। कंबाइन मतलब जोड़ना होता है दोनों वाक्यों को, और ब्रैकेट में दे देते हैं एक कोई सा भी कंडीशनल वर्ड, उससे जोड़ना है। या फिर क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस के जरिए आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो बिल्कुल इनमें कोई भी समस्या है या फिर कोई और पार्ट की आपको वीडियो चाहिए या और कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। आपकी प्रॉब्लम का हल यहाँ पर सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। और अब आपके लिए मैं कुछ आगे सेंटेंसेस दे रहा हूं, वो आपको करने हैं और कमेंट में आपके आंसर्स भेजने हैं। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। वाक्य हैं आपको हल करने हैं और इनके आंसर्स आपको कमेंट में लिख के बताने हैं। यहाँ पर आपको मैंने 6 वाक्य दिए हैं, ये इनमें ब्लैंक स्पेस छोड़ा है और ये ब्लैंक स्पेस क्या करना है, आपको भरना है। उन्हीं कंडीशंस पे आधारित है जो मैंने आपको बताई हैं। उनमें से ये आपको ये यहाँ पर ब्रैकेट में आपको ब्लैंक स्पेस भरने के लिए वर्ड दिए हैं, इनको आपको सही चुनाव करके इफ वाले वाक्य हैं सभी जितने भी हैं मैं बता चुका हूं कैसे आपको पहचानने हैं वर्ड, कैसे आपको वाक्य पहचानने हैं दोनों, और कैसे फिर आपको उनको पहचानने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। तो ध्यान रखें, बिल्कुल इनके आंसर्स कमेंट में बताइए और जिस पार्ट पर भी आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बननी चाहिए कमेंट करके बताओ। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहो इंग्लिश विद दीप सर। ओके, बाय।